वो एक जमाई लेते हुए अपने अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। शकूर इस वक्त सो चुका होता था और वो उसे नहीं जगाता था। लाउंज से गुजरते हुए उसे टेरेस पर टहलते दादाजी दिखाई दिए। कल्बे मोमिन ने बेइख्तियार कलाई पर बंधी घड़ी देखी। उस वक्त 3 बजने वाले थे। अब्दुल अली ने भी लाउंज की गिलास वॉल से उसे देख लिया था और वो अंदर आ गए थे। आप अब तक जाग रहे हैं? मोमिन ने उनके अंदर आते ही उनसे कहा था। हाँ, तहज्जुद के लिए उठा था, फिर तुम्हारा इंतज़ार करने लगा। तुम बहुत देर से आते हो रात को वापस। जब से आया हूँ तुम्हारे साथ बैठने का वक्त ही नहीं मिल रहा। वो लाउंज के सोफे पर बैठ गए थे, हाथ में पकड़ी हुई तस्बीह के दाने गिराते हुए। मोमिन भी दूसरे सोफे पर बैठ गया था। हाँ, बस अगली फिल्म की तैयारी कर रहा हूँ। ऐसी ही है मेरी ज़िंदगी आजकल। मोमिन ने गहरा सांस लेकर आंखें रगड़ी और सोफे से टेक लगाई। ऐसी होनी तो नहीं चाहिए, अब्दुल अली ने जवाबन उससे कहा था। आपको नेहा कैसी लगी? मोमिन ने यकदम मौजू बदला। नेहा? अब्दुल अली को फौरी तौर पर वो याद नहीं आई थी। उस दिन एक लड़की से मिलवाया था आपको, उसकी बात कर रहा हूँ। मोमिन को हैरानी हुई। दादा नेहा को इतनी आसानी से कैसे भूल सकते थे? वो इतनी आम तो नहीं थी कि उनकी याददाश्त का हिस्सा भी न बन पाती। ओह हाँ, अच्छी लड़की है। अब्दुल अली को यकदम याद आया। मैं शादी करना चाहता हूँ उससे, मोमिन ने बगैर तमहीद के कहा। उसके फैसले ऐसे ही होते थे, अचानक और खुद ही किए हुए। मुझे अंदाजा हो गया था, अब्दुल अली ने जवाबन मध्यम आवाज में कहा। मोमिन हल्के से हंसा। आपको हर बात का अंदाजा पहले ही कैसे हो जाता है? वो भी मुस्कुराए थे। फिर उन्होंने बड़ी मोहब्बत से कहा, सिर्फ तुम्हारे लिए होता है। नहीं, मुझे लगता है आपको हर चीज का पहले से पता होता है। कोई जिन है आपके पास? उसने मुस्कुराते हुए खुशदिली से कहा था और अब्दुल अली उसे बगौर देखते मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने यकदम उससे कहा, तुम खुश हो कल्बे मोमिन? आवाज धीमी थी, लहजा नर्म, लेकिन सवाल अजीब था। मोमिन अजीब तरह से ही खटका था। आपने क्या पूछा? उसने जैसे दोबारा सवाल की तस्दीक की थी। तुम खुश हो? उन्होंने नजरें उसके चेहरे पर जमाए उससे दोबारा उन्हीं अल्फाज में अपना सवाल दोहराया। मोमिन बेइख्तियार हंसा और हंसता ही चला गया, लेकिन उसने उनकी आंखों में आंखें डालने की कोशिश नहीं की थी। बहुत बहुत ज्यादा, बल्कि बेतहाशा। उसने गहरा सांस लेकर बेहद खुश नजर आने की कोशिश करते हुए कहा। लगते क्यों नहीं हो मुझे? अब्दुल अली के अगले जुमले ने मोमिन की मुस्कुराहट को मांद किया था। मेरा लाइफस्टाइल देखें दादा, मेरी शोहरत, मेरी कामयाबी, घर, कैरियर, मेरे पास सब कुछ है जो मेरी उम्र के किसी लड़के का ख्वाब होगा। फिर ना खुश होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अपने लफ्जों पर जोर देते हुए मोमिन ने कहा। शायद गलत बात कर गया हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बाज़ दफ़ा गलत सवाल पूछ बैठता हूँ, लेकिन तुम्हें हमेशा खुश ही देखना चाहता हूँ। अब्दुल अली कह रहे थे और वो सुन रहा था। ऐसी बात उन्होंने पहले कभी नहीं की थी। सो जाओ अब, तुम थके हुए हो गए, वो कहते हुए यकदम उठ गए थे, लेकिन मोमिन वहीं बैठा रहा था। बाज़ सवाल जैसे इंसान को आईने के सामने ला बिठाते हैं, उसके साथ भी यही हुआ था। खुशी का वो कौन सा पैमाना था जिस पर उसके दादा ने उसे परख कर ये नतीजा निकाला था? वो कुछ देर वहीं उनके जुमलों की गूंज में बैठा रहा था। फिर उठकर अपने कमरे में जाने लगा तो कंसोल के आईने ने एक बार फिर जैसे उसका रास्ता रोका था। वहां उसका अक्स नजर आ रहा था और अब्दुल अली के सवालों की गूंज। क्या वो चेहरे से नाखुश लग रहा था? लेकिन क्यों? वो तो नाखुश नहीं था, वो तो खुश था। फिर दादा उसे इन भूल भुलैयों में क्यों उलझा कर गए थे?
वो सेट पर अक्सा के इंतज़ार में 1 घंटा पहले से बैठी हुई थी और वो बिल आखिर आ गई थी। अपने सीन से फारिग होकर आते ही मोमिना को देखते ही उसने बड़ी गर्मजोशी से उसे गले लगाया था। मुबारक हो मोमिना, बहुत ज़्यादा मुबारक हो। मुझे अब डर लग रहा है कि अगर ऑडिशन में फेल हुई तो तुमने मलामत भी इतनी ही करनी है जितनी मुबारक दे रही हो, मोमिना ने उससे कहा था। ख्वाम में ही। 1 मिनट में ज़रा बैग से ढूंढ लूं। एक तो पता नहीं चीज़ें जाती किधर हैं मेरी, रखो कहीं तो मिलती कहीं से हैं। वो अपने बैग की जिप खोले उसके अंदर मौजूद सामान को खंगालने में मसरूफ थी। हाँ, ये रहा। उसे बिल आखिर वो लिफाफा मिल गया था जो वो ढूंढ रही थी। तुम्हारी ऑडिशन के लिए कॉल लेटर, तुम्हारी टिकट और होटल में बुकिंग और वाउचर, तीनों चीज़ें हैं इसमें। पहले कभी लाहौर गई हो? अक्सा ने उसे लिफाफा थमाते हुए अचानक पूछा। मोमिना ने नफ़ी में सर हिलाया। कोई बात नहीं, बस एयरपोर्ट से टैक्सी पकड़ना और इस होटल में पहुंच जाना। ये पीसी लाहौर के करीब ही है और तुम्हारा ऑडिशन वहाँ है। वो बड़ी तेज़ रफ्तारी से उसे बताती जा रही थी। असिस्टेंट दूर से उसे अगले सीन के लिए तैयारी की आवाज़ें लगा रहा था और वो एक बात मोमिना से करती फिर अगला जुमला असिस्टेंट से कहती, बड़ी हड़बड़ाहट में थी। बस अब मेरा सीन आ रहा है। मैं ड्रॉप करूंगी तुम्हारी फ्लाइट वाले दिन तुम्हें और वापस पिक भी कर लूंगी, बस तुम कोई अच्छी खबर लेकर आना, अक्सा कह रही थी। तुमने क्यों नहीं कोशिश की ऑडिशन के लिए? मोमिना ने यकदम उससे कहा। की थी, मुझे शॉर्ट लिस्ट नहीं किया उन्होंने, अक्सा ने इसी तरह खिलखिलाते हुए कहा। और मुझे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी, उसने मोमिना के तासुरात को देखते हुए जैसे तसल्ली देते हुए कहा। यार बस जा रही हूँ मैं, 2 दिन से मेरी और इस असिस्टेंट की लड़ाई हो रही है। ये फिर डायरेक्टर के कान भरेगा मेरे खिलाफ अगर एक बार भी और आवाज़ लगानी पड़ी तो, वो कहते हुए तकरीबन भागती हुई गई थी। मोमिना उस लिफाफे को खोलते हुए सेट से बाहर आ गई थी। टिकट और वाउचर के बाद उसने बस स्टॉप पर खड़े होकर कॉल लेटर को खोला था और जब तक वो शराइतो जवाबत पर आई थी उसका दिल बुरी तरह बोझल हुआ था। फ़ोन निकालकर उसने अक्सा को कॉल की थी। वो चंद लम्हे बचता रहा, फिर फौरन ही कॉल रिसीव की गई। तुम मुझे लगता है कट करवा कर ही सांस लोगी। अक्सा अब उस पर धाड़ी थी। तुमने क्यों किया ये? मोमिना ने बेसाख्ता उससे कहा। क्या? वो यकदम धीमी पड़ी थी। वो लोग तो किराया और अकोमोडेशन नहीं दे रहे, शराइत में लिखा है। ये तुमने किया है ना? दूसरी तरफ एक लम्हा के लिए अक्सा की आवाज़ नहीं आई। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था अक्सा, मोमिना ने उससे कहा। एक चांस मिल रहा था इतना बड़ा, तुमने जाना ही नहीं था। ये पढ़ कर के वो लोग जहाज़ का किराया और अकोमोडेशन नहीं देंगे, सिर्फ इसलिए करवाया ये मैंने, अक्सा ने बिल आखिर उससे कहा था। मैं ये पैसे वापस करूंगी तुम्हें, मोमिना ने जवाबन कहा। हाँ हाँ मुझे पता है बहन, बड़ी खुददार हो तुम, सब कुछ वापस कर दोगी तुम, पहले जाओ तो, अक्सा ने जैसे हाथ जोड़कर उससे कहा था। तुम्हारी वजह से दुनिया मुझे थोड़ी कम काली लगती है, मोमिना की आवाज़ भर आई थी। तुम हर चीज़ को दिल पर लेना कम कर दो तो दुनिया और भी कम काली लगेगी, अक्सा ने जवाबन उसे कहा था। बस आ गई है मेरी। मोमिना ने अपने दुपट्टे के पल्लू से आंखें रगड़ी थी। उसके लिए वहां इस वक्त बात करना मुश्किल हो गया था। उसने अक्सा को खुदा हाफिज कहकर फ़ोन बंद कर दिया था। ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं सबको, जो अपने पर तोड़कर दूसरों को उड़ने के लिए दे दें। मोमिना सुल्तान को समझ नहीं आई थी वो ज़िंदगी में दाऊद और अक्सा के एहसान का बोझ कैसे उतारेगी। कर्ज तो वो यकीनन उतार देती। सुल्तान से मेकअप करवाने के लिए मिन्नतें करते थे छोटे बड़े एक्टर्स, पर मेरे पास वक्त ही नहीं होता था। उसने जहाँ की फिल्में ही ख़त्म नहीं होती थी, फिर उसके शोज़, परफॉर्मेंसेस, कितने तो मुल्क फिर कर आया था मैं उसके साथ। इंडिया, जापान, लंदन, दुबई, तुर्की, बस तुर्की लड़ गया।
सुल्तान हमेशा की तरह वही पुराने किस्से लिए बैठा हुआ था और तुर्की के नाम पर उसने एक आह भरी थी। अपने घर के बरामदे में कुर्सी पर बिठाए वो उस नौजवान लड़के का मेकअप करने में मसरूफ था जो फिल्म में मिलने वाले किसी छोटे मोटे रोल के लिए उसके पास बैठा मेकअप करवा रहा था। और मेकअप करवाने के दौरान सुल्तान ने हमेशा की तरह हुस्ने जहां नामा खोला हुआ था। उसके लिए मेकअप करते हुए हर चेहरा जैसे हुस्ने जहां के चेहरे का अक्स और बाज़गश्त बन जाता था। बस सुल्तान भाई दुआ करना आज ऐसी परफॉर्मेंस दे जाऊं कि छा जाऊं। उस लड़के ने उसकी बातें सिर्फ सुनी थी, उन पर तवज्जो नहीं दी थी। इंशाअल्लाह। हुस्ने जहां भी सेट पर जाने से पहले यही कहती थी सुल्तान से। मैं इमाम जामन बांधता था, सदका देता था, खैरात की देग बनती थी, फिर हुस्ने जहां पाँव रखती थी सेट पर। और अगर कभी मुझे वहम हो जाता किसी फिल्म या प्रोड्यूसर के बारे में तो सारी दुनिया एक तरफ हो जाती, लेकिन हुस्ने जहां फिर भी फिल्म नहीं करती थी। सुल्तान के सारे साबके, सारे लाहक्के और सारे हवाले हुस्ने जहां से शुरू होकर उसी पर ख़त्म हो जाते थे। गुफ्तगू किसी भी ज़माने की क्यों ना होती। तुमको भी एक एक बात याद है अपने ज़माने की सुल्तान भाई? इस तरह दोहराते हो जैसे कल की बात हो। वो लड़का अब हंस पड़ा था और उसने वो कपड़ा अपनी गर्दन के गिर्द से हटा दिया था जिसे सुल्तान उसके सीने और कंधों के गिर्द बिछाए उसकी पफिंग कर रहा था ताकि मेकअप से उसकी सफ़ेद कमीज पर दाग ना लगते। अपना ज़माना कल भी हो तो भी सब कुछ अच्छा लगता है, और वो भी वो कल जो कभी गुजरता ही नहीं। सुल्तान बुड़बुड़ाकर हंसा था। हुनर तो बड़ा है सुल्तान भाई आपके हाथ में, पर पैसा नहीं। इतना नाम बनाया था तूने सुल्तान भाई, तो थोड़ा पैसा भी बना लेते। मेकअप आर्टिस्ट तो सैलून बना लेते हैं, और कुछ नहीं तो घर की छत ही बना लेते। उस नौजवान को पता नहीं क्या ख्याल आया था कि सुल्तान को चंद नोट थमाते हुए उसने साथ में नसीहत भी थमा दी थी। ठीक कहते हो तुम, सुल्तान को पैसा नहीं जोड़ना आया। सुल्तान ही समझता रहा सारी उम्र खुद को। पता ही नहीं था उसने जहां के सूरज की तरह मेरा सूरज भी गरूब हो जाएगा। उसने जाते हुए गाहक को देखकर सोचा था, और गाहक के बैरून दरवाजे से बाहर जाते ही झूमर तालियां बजाकर अंदर आया था। सुल्तान भाई, इतनी बड़ी बात तुमने झूमर से छुपा ली? उसने आते ही अपने मखसूस अंदाज में ताली पीटते हुए उससे शिकवा करने वाले अंदाज में पूछा। सुल्तान ने अपना मेकअप का सामान समेटते हुए उससे कहा, क्या छुपा लिया तुझसे झूमर? लो, भला झूमर को ना पता चलेगा कि बाजी मोमना हॉलीवुड की फिल्म में काम लेने गई है। झूमर ने 2 तालियां और पीटी। तुझे किसने बताया है झूमर? सुल्तान उसकी बात पर हंसा और उसने पूछा, झूमर क्यों बताए तुझे जब तूने झूमर को नहीं बताया? अरे इस मोहल्ले वाले कुछ छुपाकर तो दिखाएं झूमर से, वो खफगी से कह रहा था। झूमर था तो एक हिजड़ा, मगर मोहल्ले के हर घर में उसका आना जाना था और वो मोहल्ले वालों की खुशी और गम में सबसे पहले पहुंचता था। बस झूमर, तू दुआ करना कोई अच्छी खबर लेकर आए मोमिना। हॉलीवुड में काम मिल जाए तो नसीब बदल जाएगा हमारा। फिर जहांगीर का इलाज हो जाएगा और मेरा बेटा काम करेगा फिल्मों में हीरो बनकर। सुल्तान ने ख्वाबों का चरखा फिर से काटना शुरू कर दिया था। नेहा आ जाती है तो उसे भी कॉस्ट्यूम्स और वार्डरोब का बजट डिस्कस कर लो। पिछली दफ़ा ओवर बजट हो गई थी हमारी वार्डरोब, कल्बे मोमिन ने टीना और दाऊद से कहा। वो उन दोनों के साथ अपने ऑफिस में बैठे अपनी अगली फिल्म के लिए एक्टर्स की लुक टेस्ट और वार्डरोब के डिस्कशन के लिए बैठे हुए थे। इस बार 1-2 और दूसरी डिज़ाइनर्स भी अप्रोच कर रही हैं वार्डरोब के लिए। नेहा मान जाए तो वैरायटी भी आ जाएगी और वार्डरोब का बजट भी कम हो जाएगा, क्योंकि उन डिज़ाइनर को तो सिर्फ क्रेडिट्स में अपना नाम चाहिए। टीना ने मोमिन से कहा था। उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, मेरा नहीं ख्याल कि नेहा मानेगी। क्रेडिट्स को
शेयर करने के लिए, तो हमें वो ऑप्शन सोचना ही नहीं चाहिए। बात करते करते मोमिन ने घड़ी देखी। उसने टीना से कहा, नेहा को और कितना टाइम लगेगा आने में, ज़रा चेक करो। हमारी तो मीटिंग ख़त्म होने वाली है और वो अभी तक नहीं पहुंची। वो कदरे नाखुश था। इससे पहले कि टीना कुछ कहती, कमरे का दरवाज़ा खोलकर नेहा मुस्कुराती हुई जोफ़ी के साथ अंदर दाखिल हुई थी। हेलो, सॉरी मैं ज़्यादा लेट तो नहीं हुई, उसने अंदर आते ही मोमिन को मुखातिब किया। बस 1 घंटा, मोमिन ने जवाबन कहा था। जोफ़ी को देखकर उसके माथे पर बाल पहले ही आ गए थे। अच्छा, फिर तो टाइम पर ही हूँ मैं, नेहा ने जैसे कंधे उचकाकर हंसकर कहा था और कुर्सी खींचकर बैठ गई। जोफ़ी ने भी यही किया था। दाऊद, जो शहला की प्रेजेंटेशंस हैं वो चला दे। एक्सक्यूज मी, अगर आप माइंड ना करें तो कुछ देर के लिए वेटिंग रूम में बैठ जाएंगे, हम लोग ये मीटिंग ख़त्म कर लें। मोमिन ने पहला जुमला दाऊद से और उसके बाद होने वाली सारी बात जोफ़ी से की थी, जिसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजरा था और वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था, लेकिन नेहा ने उसे रोक दिया। वो तुमसे मिलवाना था मैंने जोफ़ी को आज, बात हुई थी ना तुमसे मेरी। आज तो बहुत मसरूफ़ हूँ मैं, इस मीटिंग के बाद फ़ौरन फाइनेंसर्स के साथ मीटिंग लाइन अप है मेरी। मोमिन ने साफ इनकार कर दिया। इस बात से कता नज़र के वो इस वक्त जोफ़ी पर क्या गुजर रही थी। सिर्फ 10-15 मिनट ही की तो बात है, नेहा ने इसरार करते हुए कहा। मुझे अगर पहले पता होता तो ज़रूर, लेकिन आज तो 5 मिनट के लिए भी फारिग नहीं हूँ मैं। मोमिन भी बदलिहाजी के इंतहा पर पहुँच चुका था। टीना, तुम 2 दिन बाद जोफ़ी के साथ मेरी मीटिंग शेड्यूल कर दो। आई होप इट्स ओके विद जोफ़ी। उसने नेहा को साफ जवाब देते ही पहले टीना और फिर जोफ़ी को मुखातिब किया, जिसका रंग इस वक्त उड़ा हुआ था। उसने कल्बे मोमिन की इस ऑफर को बेहद खुश दिली से कबूल करते हुए जैसे घुटने टेके। यस, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। टीना ने अपने सामने पड़े लैपटॉप में जोफ़ी की अपॉइंटमेंट नोट करना शुरू की थी, मगर यकदम नेहा अपना बैग उठाकर खड़ी हो गई थी। ऐसा करो, तुम मेरी अपॉइंटमेंट भी 2 दिन बाद ही के लिए कर दो, क्योंकि आज तो मैं भी इस मीटिंग में नहीं बैठ सकूंगी, मुझे भी कहीं जाना है। नेहा ने जोफ़ी के उठते ही अपने तेवर दिखाए थे। बाय, वो कहकर सेकंड्स में कमरे से बाहर गई थी। जोफ़ी उससे पहले ही कमरे से निकल चुका था। नेहा, नेहा, मोमिन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे रुकने पर उठकर उसके पीछे गया था। नेहा, नेहा, मोमिन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके ना रुकने पर वो उठकर उसके पीछे गया था। वो उसके दरवाजे से अभी बाहर ही निकली थी जब मोमिन ने उसका बाजू पकड़ लिया था। ये क्या चाइल्डिश बिहेवियर है, मोमिन ने बड़ी खफगी से दबी आवाज में उसे कहा था। नेहा ने उसका हाथ झटक कर अपना बाजू उससे छुड़ाते हुए कहा, बिहेव योरसेल्फ। अगर तुम्हें दूसरों का एहसास नहीं है तो दूसरे क्यों करें तुम्हारा एहसास। उसके लहजे में बेहद तलखी और गुस्सा था। तुम उस लड़के की वजह से मुझसे आर्गुमेंट कर रही हो। कल्बे मोमिन को जैसे यकीन नहीं आया था। हाँ, कर रही हूँ। तो उसने बड़ी बदतमीजी से कहा और तेज कदमों से वहां से चली गई। जिंदगी में पहली बार मोमिन को ऐसे रवैये का सामना करना पड़ा था कि कोई उस पर किसी दूसरे को तरजीह देता, और वो भी जो उसकी मंगेतर थी। गिलास वॉल से उसने नेहा को जोफ़ी के साथ दूर जाते देखा था, माऊफ ज़हन के साथ।